हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर। इट मीन्स जो नीट 2023 में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे वो उनके आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं जो आ रहे हैं, हमारे एमपी के जो पीईबी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है वो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस नीट के आ जाते हैं। सो आज हम नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आपके पीएटी, पीवीएफटी एंड पीएनएसटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या तो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। लाइक द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। और स्टेटमेंट 2 है, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। सो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। सो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 3। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम यहाँ पर जो पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर कोड है हमारा H5। क्या है? H5। हम यहाँ पर जो पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा H5। सो जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर कोड H5 रहा होगा वो यहाँ से आंसर की मैच कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब? जो फंक्शन है टैसल्स का कॉर्न कॉब में वो क्या होता है? जो टैसल्स होते हैं ना कॉर्न में, उनका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना। क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस across a membrane against their concentration gradient can be explained by। जो मूवमेंट और एक्यूमुलेशन होता है आयंस का, किसी भी मतलब एक्यूमुलेशन होता है आयंस का मेम्ब्रेन में, है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर एक जो आपको टिप दी हुई है क्वेश्चन में, हिंट दी हुई है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका क्या आने वाला है? इसका आंसर करेक्ट आने वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या होता है? एक्यूमुलेशन या फ्लो होता है ना। फिर द रिएक्शन सेंटर इन PS2, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। जो रिएक्शन सेंटर होता है PS2 उसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना होता है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना होता है? ये होता है 680 नैनोमीटर। कितने में होता है? 680 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो ऑब्जर्व किया गया है ना। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल देखते हैं। चाइना रोज़, देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें देखने मिलता है? चाइना रोज़। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन दिख रहा है चाइना रोज़ वाला, और फोर्थ दिख रहा है चाइना रोज़ वाला। तो सेकंड एंड फोर्थ में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। लेमन भी एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है, ल्यूपिन नहीं है। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? करेक्ट। यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्सन। ये अजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। सो अजर्सन की अगर हम बात करें, ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, है ना। अजर्सन दिया हुआ है ATP 2 स्टेप्स में यूज़ किया जाता है ग्लाइकोलिसिस की। ओके, ये करेक्ट है। एक कहाँ यूज़ करते हैं हम? रीज़न दिया हुआ है कि फर्स्ट ATP हम कहाँ यूज़ करते हैं? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में। और सेकेंड हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। ओके, ये भी करेक्ट है।
सो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? सो दोनों क्या है? करेक्ट है, और जो रीज़न दिया हुआ है और तो रीज़न जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प्स इन हास्टनिंग द मेच्योरिटी पीरियड। जो स्प्रेइंग है किस फाइटो हार्मोन की जुवेनाइल कॉनिफर्स में हेल्प करती है हास्टनिंग द मेच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज करने के लिए कौन सा फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमने पढ़ा है मेच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड। कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड। तो इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे विच हार्मोन्स प्रमोट इंटरनोड पेट्यूल इन इलोंगेशन एंड डीप वाटर राइस। कौन सा हार्मोन जो है वो प्रमोट करता है? हम 108 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पेट्यूल इलोंगेशन। समझ में आया? इंटरनोड पेट्यूल का इलोंगेशन डीप वाटर राइस में कौन सा हार्मोन करता है? इसका करेक्ट आंसर है इथिलीन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इथिलीन। इथिलीन जो है वो डीप वाटर राइस का डीप वाटर राइस में इंटरनोड और पेट्यूल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 109 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 109 में होने वाला है हाउ मैनी एटीपी एंड NADPS2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। कितने ATP और NADPS2 रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस के लिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के? अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला है आपका 18 ATP एंड 12 NADPS2। तो केल्विन साइकिल में एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली केल्विन साइकिल में 3 ATPs जो है वो ईल्ड होती है और 2 NADPS2, है ना। अब यहाँ पर अगर हमें 1 ग्लूकोज के लिए करना है तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 ATP एंड 12 NADPS2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? फोर्थ, 18 ATP एंड 12 NADPS2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जो रोल है RNA पॉलीमरेज 3 का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूकैरियोट्स में वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ mRNA? नहीं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली SNRNA? नहीं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA? नहीं। लास्ट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5sRNA एंड SNRNA। ये जो ऑप्शन होने वाला है ये होने वाला है करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 111 नंबर का। 111 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है आपका द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑक्यर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। जो ऑक्यरेंस है जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के प्रोड्यूस होने की, है ना, वो किस फेज में किस सब स्टेज में प्रोफेज की दिखाई देती है? जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के होने की जो अपीयरेंस की जो शो करती है सब स्टेज वो है हमारी पैकेटीन। क्या है? पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर of a fertilized embryo sac sequentially are. In angiosperms, the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are.
तो अगर हम एंजियोस्पर्म में देखें कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इनमें से कौन सा होने वाला है 4 ऑप्शंस में से। सो यहाँ पर आपको सिनर्जिड्स दिख रहे हैं। ओके, सो सिनर्जिड्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, सिनर्जिड्स, हमने सिनर्जिड्स वाले ऑप्शंस देख लिए। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो हैप्लॉइड है वो एंटीपोडल्स दिया हुआ है, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड नहीं होते। यहाँ पर सिनर्जिड्स हमें देखना है, तो सिनर्जिड्स वाले ऑप्शंस हमने देख लिया। सिनर्जिड्स के बाद हमें देखना है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो एंटीपोडल्स जो होते हैं वो सेकंड नहीं। जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। इस हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं एंड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन 113 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। कौन सी स्टेज है मियोसिस की जो इन्वॉल्व होती है सेंट्रोमेयर के डिवीज़न में। सो अगर हम बात करें कि एनाफेज 1 की, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रॉयल का डिवीज़न होता है और सेंट्रोमेयर, है ना, एक क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है। और अगर हम सेंट्रोमेयर के डिवीज़न की बात करें तो ये होता है एनाफेज 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एनाफेज 2। सो 113 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 114 नंबर का। सो 114 नंबर का क्वेश्चन है, जीपीपी इज ग्रॉस जीपीपी माइनस आर, है ना, इज इक्वल्स टू एनपीपी। तो यहाँ पर जीपीपी क्या है हमारा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमें आर फाइंड आउट करना है। सो आर है हमारा रेस्पिरेटरी लॉस। आर क्या है, आर इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन। सेलुलोज जो है वो ब्लू कलर नहीं फॉर्म करता आयोडीन के साथ, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हेलिक्स, है ना, क्योंकि सेलुलोज में हेलिक्स नहीं होते और ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है, ये ब्लू कलर फॉर्म नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1। सो 115 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1। देन 116, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर। जो थिकनेस है ओजोन की कॉलम ऑफ एयर में, है ना, एटमोसफेयर में, वो मेजर्ड की जाती है। तो थिकनेस ऑफ ओजोन को हम कैसे मेजर्ड करते हैं, डॉप्सन यूनिट्स में। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डॉप्सन यूनिट्स। क्या होने वाला है, डॉप्सन यूनिट्स। अगेन मैं बता दूं, हम कौन सा पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं, H5। कौन सा पेपर कोड डिस्कस कर रहे हैं, H5। सो 16 नंबर के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3, डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट है 117 नंबर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 117 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डीएनए स्टेन्ड विथ इथेरियम ब्रोमाइड, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में डीएनए को अगर स्टेन किया जाए इथीडियम ब्रोमाइड के साथ, तो वो क्या शो करेगा, तो वो शो करेगा ब्राइट ऑरेंज कलर। क्या शो करेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। नेक्स्ट हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है पेयर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के, इनमें से। सो अगर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया जो हैं, ये क्या है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। सो ये करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अनइक्विवोकल प्रूफ। जो अनइक्विवोकल प्रूफ है दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सो जो अनइक्विवोकल प्रूफ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो फर्स्ट किसके द्वारा मतलब प्रपोज किया गया था, वो था अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्टा चेस, है ना, अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्टा चेस। ओके, ए हार्शे एंड एम चेस।
आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायरेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक्स मेटल्स आर यूज्ड, है ना। सो जीन गन मेथड में हम कौन से माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं? टंगस्टन एंड गोल्ड के। क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन एंड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 121 नंबर का। 121 जो क्वेश्चन है आपका, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, है ना। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में अगर हम लीफ की मेसोफिल सेल्स को रखें कल्चर मीडियम में, क्या करने के लिए? कैलस फॉर्मेशन के लिए। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? तो इस फेनोमेनन को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? इस फेनोमेनन को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फेनोमेनन ऑफ लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। जो फेनोमेनन है लियोट्रोपिज्म का, वो क्या रेफर करता है? सो ये रिफ़र करता है ए सिंगल जीन अफेक्टिंग, मतलब कि ऑप्शन ए 122 जो क्वेश्चन है, लियोट्रोपिज्म जो है वो क्या शो कर, मतलब लियोट्रोपिज्म हम किसे कहेंगे? ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल phenotypic expression is called pleiotropism. A single gene affecting multiple phenotypic expressions. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 123 नंबर का। सो 123 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो अगेन आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड। सो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ जाइलम सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। जो एंडार्क और एक्सार्क जो टर्म है वो हमने यूज्ड की है किस लिए? डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो एंडार्क एंड एक्सार्क आर टर्म ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन। नहीं, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम एंडार्क और एक्सार्क को नहीं यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। सेकंड, एक्सार्क कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर, हाँ ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है, तो इसमें चूज़ करेंगे स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। सो सेकंड ऑप्शन आपका होने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, फैमिली फैबेसिए डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसिए एंड लिलिएसिए। जो फैमिली फैबेसिए है वो डिफ़र करती है सोलेनेसिए और लिलिएसिस विद रिस्पेक्ट टू द स्टैमन। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसिए बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसिए और लिलिएसिए, है ना। सो जो फैबेसिए के स्टैमन को अगर हम लें विथ, मतलब स्टैमन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक होगा फैबेसिए का? तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है थर्ड, डायअडल्फस एंड डायथीकस एंथर्स। क्या आने वाला है? डायअडल्फस एंड डायथीकस एंथर। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्यूरिफिकेशन के दौरान जो चिल्ड एथेनॉल को हम ऐड करते हैं तो वो क्या प्रेसिपिटेट करता है? सो ये प्रेसिपिटेट करता है डीएनए को। किसे प्रेसिपिटेट करता है? डीएनए को। सो 125 का करेक्ट आंसर होने वाला है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 126 नंबर का क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। जो डेट्रीवोरस हैं वो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, ओके।
डेट्रीवोरस सारी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस है उसको फर्दर डिग्रेड किया जाता है सम माइक्रोब्स से, है ना, कुछ माइक्रोब्स से उसको फर्दर डिग्रेड किया जाता है मिनरलाइजेशन की प्रोसेस से। ये भी करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल। जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। ये भी सही है। द डेट्रिटस फूड चेन बिगन्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रॉन्ग है। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये भी रॉन्ग है। सो ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होने वाले हैं। सो चेक करो यहाँ पर ए बी सी, ये जो 3 है ए बी सी, ये होने वाला करेक्ट, मतलब थर्ड जो है हमारा ऑप्शन वो क्या होने वाला है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन। जो फ्रिक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की 2 जीन्स के बीच में ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम, है ना। जो रिकॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट किसने किया था? सो वो थे अल्फ्रेड स्टुरटबैंड। कौन थे? अल्फ्रेड स्टुरटबैंड, है ना। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 128। द एवल क्वाड्रेट। जो एवल क्वाड्रेट की अगर हम बात करें तो एवल क्वाड्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है एवल क्वाड्रेट? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज एवल क्वाड्रेट। ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन असर्शन और रीज़न वाला आ रहा है, जो कि बहुत ही टफ होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न होता है असर्शन एंड रीज़न में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनेमा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनेमा स्टेज। ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स इन कैप्सूल। ये भी करेक्ट है। सो जो दोनों है दोनों करेक्ट है, और जो प्रोटोनेमा वाला ऑप्शन है रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। थर्ड ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट। सो अगर हम 129 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रिफर्स, है ना। जो ETS यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये किसके लिए दिया हुआ है? सो ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? करेक्ट। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का, जो क्वेश्चन पेपर में था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अगेन असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आया है। सो बॉटनी में बहुत ही ज़्यादा असर्शन एंड रीजन्स के क्वेश्चन आए। सो असर्शन दिया हुआ है लेड वुड हैज़ फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। लेड वुड जो है उसमें फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट्स होते हैं विथ नैरो वेसल्स, है ना। तो ये क्या है? करेक्ट है। हाँ, इसमें कुछ ही ज़ाइलरी एलिमेंट्स होते हैं नैरो वेसल्स के साथ। कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर्स। जो कैम्बियम है वो विंटर्स में कम एक्टिव होती है। ये भी करेक्ट है। सो इसका क्या आंसर आने वाला है? बोथ A and R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके। सो ये क्वेश्चन 131 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? 131 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 132 जो क्वेश्चन पेपर में 132 नंबर का क्वेश्चन है वो है हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit was held on Rio de Janeiro in the year। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था अर्थ समिट के ऊपर। सो अर्थ समिट कब हेल्ड हुआ था? 1992 में। कब हेल्ड हुआ था? 1992 में।
द लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर, जो लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स हैं नेक्टर्स के साथ, नेक्टर्स के, वो किस में देखने मिलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। किस में देखने मिलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में। सो 133 नंबर का क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन, कलरफुल हैं, फ्रेगरेंट फ्लावर्स हैं, तो इन ये क्या इजीली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड। क्या होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। देन हम देखेंगे अमोंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, यूकैरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है? सो अमोंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, है ना। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के लिए, तो वो होते हैं मैग्नीज एंड, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? थर्ड, मैग्नीज। क्या है इसका करेक्ट आंसर? थर्ड, मैग्नीज वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सो 136 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अभी हमने करेक्ट वाला ढूंढा था, अब यहाँ पर हमने मार्क आउट कर लिया, क्या हमें ढूंढना है? नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है, वाटर हाइसिंथ ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज and leads to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. So water hyacinth grow abundantly in eutrophic water bodies. ओके, ये इम्बैलेंस करता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स को, ये करेक्ट आंसर है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, नॉट करेक्ट। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेस इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी करेक्ट है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म involved in biodegradation of organic matter in the sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो एल्गल ब्लूम्स है जो कि वाटर के एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सेस ऑफ कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। एल्गल ब्लूम्स जो है वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं, ये इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर सही क्या आने वाला है? हम तो इनकरेक्ट ही ढूंढ रहे थे, तो हमारा आंसर क्या लगाने वाले हैं हम? फोर्थ ऑप्शन, एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ, है ना। सो इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो 137 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होने वाले हैं। तो हम देखेंगे द डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, नहीं, लैंगडन डाउन ने तो डाउन सिंड्रोम दिया था। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट जाने वाला है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्स, नहीं, क्लाइनफिल्टर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता कि शॉर्ट स्टेचर होने वाला है, ये भी होने वाला है हमारा इनकरेक्ट। थर्ड डी है हमारा, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नहीं, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विल बी गुड इन क्लाइनफिल्टर्स, जस्ट ओनली मस्कुलाइन डेवलपमेंट इज सीन, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। सो बी और ई जो है हमारा करेक्ट जा रहा है, सो बी और ई को करेक्ट लगाएंगे तो बी एंड ई आर करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है इसका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें अगेन करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस, जो लेंटिसेल्स है वो लेंस शेप्ड ओपनिंग है जो परमिट करती है एक्सचेंज ऑफ गैस को।
bark formed lenticels are land shaped opening permitting the exchange of gas. Bark formed early in the season is called hard bark. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है ना? तो लेंटिसेल्स आर लैंड शेप्ड, है ना? तो हमने देखा है कि लेंटिसेल्स जो होते हैं वो लैंड शेप्ड ओपनिंग होती है परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। रॉन्ग, जो सीजन में अर्ली होते हैं वो हार्ड बार्क नहीं होते। बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम। इनकरेक्ट। बार्क रिफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, ये करेक्ट है। बार्क रिफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। एंड लास्ट है हमारा, फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। सो ये होने वाला है इनकरेक्ट। सो हमारे पास करेक्ट क्या क्या थे? ए और डी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या लगाने वाले हैं? डी, ए एंड डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन है। मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो मैलोनेट है वो क्या इनहिबिट करता है? ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्शनिक डिहाइड्रोजनेस। क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? सक्शनिक डिहाइड्रोजनेस। देन 140 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 140 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। अरेंज दिस स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं, इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाना है। सो 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सो इसमें इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक आइसोलेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट हमारा होने वाला है ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, सेकेंड होने वाला है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड। देन थर्ड हमारा होने वाला है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ये हमारा थर्ड हो गया। और इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, ये हमारा फोर्थ हो गया। ये है हमारी करेक्ट सीक्वेंस। सो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो CBDA। सो ये CBDA आपको ऑप्शंस में दिख रहा है क्या? तो CBDA हाँ हमें ऑप्शंस में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, CBDA। नेक्स्ट हम देखेंगे 141 नंबर का क्वेश्चन। 141 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मैच लिस्ट में। सो अगर मैच लिस्ट की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आयरन जो है, आयरन को हम यूज़ करते हैं एज अ एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज। आयरन को कैसे यूज़ करते हैं? एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन को हम कैसे यूज़ करते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन को हम कैसे यूज़ करते हैं? आयरन को हम एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जिंक। जिंक को हम कैसे यूज़ करते हैं? जिंक को हम यूज़ करते हैं एज अ जिंक इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर। बोरोन इज़ यूज्ड फॉर सेल एलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। एंड मोलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। मोलिब्डेनम क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। सो अगर हम बात करें तो फर्स्ट का थर्ड क्या आने वाला है? फर्स्ट का थर्ड। सो फर्स्ट का थर्ड हमें दो ऑप्शंस में दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। उसके अलावा बी देखते हैं, जिंक को हम कैसे यूज़ कर रहे थे? जिंक को एज अ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। सो बी का 1 इस ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन 1 हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट। सो ऑप्शन 1 हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अगेन मैच लिस्ट पे क्वेश्चन दिख रहा है। मैच लिस्ट पे क्वेश्चन है कोएशन
एडिशन, सरफेस टेंशन एंड गटेशन पे क्वेश्चन है ये। सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। सो 142 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो कोहेशन क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन अमोंग वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स का म्यूचुअल अट्रैक्शन कोहेशन है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन। सो एडिशन क्या है? एडिशन है अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेस, है ना, जो पोलर सरफेस है उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन क्या होता है? वो होता है एडिशन। तो अब हम कोहेशन देखेंगे। ए का सेकंड जो है थर्ड और सेकंड में दिख रहा है ना। उसके बाद देखेंगे बी का फोर्थ। सो बी का फोर्थ दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट हम देख 143 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड टीसीए साइकिल पे ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं 143 नंबर का क्वेश्चन। सो इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होने वाला है वो क्या करता है? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, है ना। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या प्रेजेंट होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं? और अर्न्स मेयर ऑफ एन पार्नास, है ना, ईएमपी पाथवे। देन नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। देन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम और क्या कहते हैं? सिट्रिक सिंथेटेज। क्या कहते हैं? सिट्रिक सिंथेटेज। तो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करने वाले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आने वाला है? सो इसका करेक्ट आंसर हमारा आने वाला है ए का सेकंड, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ए का सेकंड देखो कहाँ है? सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है। फिर देखेंगे बी, ग्लाइकोलिसिस का ईएमपी पाथवे सेकंड एंड फोर्थ दोनों में फोर्थ दिख रहा है आपको ऑप्शन, है ना। तो फिर सी देखेंगे हम। सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सो सी का सेकंड हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? सी का थर्ड हमें कहाँ दिख रहा है? सी का थर्ड हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो ये क्या होने वाला है? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है 143 नंबर के क्वेश्चन में। 144 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो 144 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैच द कॉलम है ये, एम फेज, G2 फेज, क्वासेंट फेज और G1 फेज पे है। सो एम फेज की अगर हम बात करें तो एम फेज क्या होता है? एम फेज की अगर हम बात करें तो एम फेज होता है हमारा इक्वेशनल डिवीज़न। क्या होता है एम फेज? इक्वेशनल डिवीज़न। यहीं पर अगर हम बात करें G2 फेज की तो G2 फेज क्या होता है हमारा? G2 फेज होता है हमारा जहाँ पर प्रोटीन क्या होते हैं? सिंथेसाइज्ड होते हैं। क्वासेंट स्टेज की बात अगर हम करें तो ये क्या है? ये इनएक्टिव फेज है। क्वासेंट स्टेज है इनएक्टिव फेज। G1 फेज की बात करें तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की जो स्टेज होती है, इंटरवल होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? G1 फेज। तो करेक्ट ऑप्शंस चूज करेंगे। अब हमने क्या देखा था? एम फेज इज एन इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ दो ही ऑप्शंस में दिख रहा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये जो बीच के दो हैं ये तो कट हो गए, इन्हें हमें नहीं देखना। अब देखते हैं ये दो ऑप्शंस, ए का फोर्थ, है ना। G2 फेज सेकंड देखेंगे, बी का। G2 फेज में क्या आएगा? प्रोटीन्स जहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। तो बी का क्या आएगा? 1 आएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर का क्वेश्चन। सो अगर हम 145 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमिओस्मोसिस, सॉरी, कौन सा कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है केमिओस्मोसिस के लिए? ओके,
सो 145 नंबर का करेक्ट आंसर आने वाला है थर्ड। क्या आने वाला है? थर्ड। मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटेज, है ना। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है जो कि केमियो ऑस्मोसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये बॉटनी का सेक्शन बी चल रहा है। 146 नंबर का क्वेश्चन है, गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दो, इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव exclusion principle states that two exclusively related species competing for same resources cannot coexist indefinitely and completely inferior. One will be eliminated eventually. So ये होने वाला है करेक्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete करती है सेम रिसोर्स के लिए, है ना, and cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. मतलब अगर दो स्पीसीज, जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, compete कर रही है तो एक जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और एक जो है वो क्या करेगी? एग्जिट कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। जनरली कार्निवोर्स जो है एडवर्सली अफेक्ट करते हैं कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, है ना। कंपटीशन जनरल में कार्निवोर्स जो होते हैं एडवर्सली अफेक्ट होते हैं कंपटीशन से देन हर्बीवोर्स। तो ये तो इनकरेक्ट है। कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों ही इक्वल कम्पीट करते हैं, है ना। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा असर्शन रीजन में होने वाला है। सो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इन जिम्नोस्पर्म्स the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. ओके, ये करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और एयर करेंट्स में क्या होते हैं, किससे कैरिड होते हैं? एयर करंट से। देन एयर करंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। ये इनकरेक्ट है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? फर्स्ट ए इज ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 148 नंबर का। 148 नंबर का क्वेश्चन है हमारे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म में मैच तो कॉलम करना है। सो उसका करेक्ट आंसर आने वाला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का क्या आएगा? फोर्थ, है ना। देन कमेंसलिज्म बी का आएगा 1। ओके, देन एमेंसलिज्म सी का आएगा 2nd। पैरासिटिज्म आएगा 1, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है 4th। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है 148 का? 148 का करेक्ट आंसर आने वाला है 4th। जो 4th ऑप्शन है वो इसमें क्या होने वाला है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, है ना। कितने प्रोटीन्स राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं? सो राइबोसोम में कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? 80। कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? 80। देन नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है बॉटनी सेक्शन का। सो बॉटनी सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का जो असर्शन और रीज़न है। सो असर्शन और रीज़न क्या है? असर्शन है ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट, है ना। फ्लावर को कैसे डिफाइन किया जाता है? मॉडिफाइड शूट, वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये क्या है? ये करेक्ट है।
सो इसका जो असर्शन है वो करेक्ट है। रीज़न की बात करेंगे, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड। जो इंटरनोड है शूट का वो कंडेंस होता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। जो इंटरनोड्स हैं शूट के वो कंडेंस होते हैं क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली, है ना, एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। और ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है थर्ड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये हमारा यहाँ पर बॉटनी सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा जूलॉजी का सेक्शन ए। सो जूलॉजी का जो सेक्शन ए है वो हम नेक्स्ट ए और बी है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन के लिए इतना सफिशिएंट था एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे जूलॉजी। सो अगर आपको सारे आंसर्स सेटिस्फाइड लगे हो, एक्चुअली ये तो एक्चुअल आंसर की है, सो एनसीईआरटी बेस्ड है, सो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी का सेक्शन जो है वो मैं सॉल्व करके लेकर आ सकती हूँ। ओके, थैंक यू।